Good morning, class 6. Now this is the chapter number 8, the Mauryan Empire. देखिए, जो सबसे पहला एम्पायर था इंडिया का, जो सबसे बड़ा हुआ या जिसके फाउंडर थे चंद्रगुप्त मौर्य थे। ये जो एम्पायर कवर्ड हुआ था ये हमारे इंडिया के लार्जेस्ट पार्ट्स में कवर्ड हुआ था, जैसे बिहार हुआ, उड़ीसा, बंगाल, वेस्टर्न एंड द नॉर्थन वेस्टर्न इंडिया। ठीक है ना। और जो डेक्कन प्लेट्यू का पार्ट था वो भी, इसके अलावा भी केरला, तमिलनाडु, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, ये सब जगह कवर कर रखा है। जो मॉरियंस रूल थे उन्होंने सारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स पर अपना कब्जा बना रखा था। इसके अलावा भी जो पावर्स थी मॉरियन एम्पायर के हैंड्स में थी, जो कि इस पूरे एम्पायर को रूल आउट कर रहे थे। वो उनकी कैपिटल जो थी वो थी पाटलिपुत्र। ठीक है ना, पाटलिपुत्र भी बोल सकते हैं आप इसको। ठीक है ना। अब सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द मॉरियंस। ठीक है ना, हमारे पास कौन कौन से सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन से हमें ये पता चलता है कि मॉरियन एम्पायर के बारे में जानकारी हमें देते हैं। ठीक है ना। जो अकाउंट था मैग्नेस्टीज का, वो हमारे ग्रीक एम्बेसडर थे। ठीक है ना, जिसे हम सेलेस्कस निकेटर बोलते हैं। ठीक है ना, ये हमारे चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में रहा करते थे। ठीक है ना, और ये इन्होंने काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दिया है मौर्यन एम्पायर के बारे में। उसके पॉलिटिशियन, इकोनॉमिक, सोशल कंडीशन, और उस टाइम की एक बुक लिखी जिसका नाम था इंडिका। ठीक है ना। इसके अलावा भी हमारे बहुत इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं इस पीरियड के, जिसका नाम दिया गया है अर्थशास्त्र। ठीक है ना, जिसे लिखा है कौटिल्य चाणक्य ने। ठीक है ना, जो कि उस टाइम के एडवाइजर हुआ करते थे चंद्रगुप्त मौर्य के, और ये बहुत फेमस हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य इनके बिना कोई भी डिसीजन नहीं लिया करता था। ठीक है ना। उसके अलावा ये जो बुक है ये हमें पॉलिटिशियन, इकोनॉमिक्स, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, मॉडर्न एम्पायर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देती है कि किस किस तरह का वहाँ पे क्या क्या सिस्टम था। ठीक है ना। कोई भी यूनिक जो सोर्स है वो हमें मॉडर्न एम्पायर के बारे में, उसके इंस्क्रिप्शंस के बारे में, उसके राजा के इंस्क्रिप्शंस के बारे में, जो थे अशोक, उनके बारे में बताता है। और जो अशोक थे वो ग्रैंडसन थे चंद्रगुप्त मौर्य के। ठीक है ना, उनके इंस्क्रिप्शन आज भी बने हुए हैं रॉक्स पर, पिलर्स पर। ठीक है ना, जो अशोका थे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कम्युनिकेट किया सब्जेक्ट्स को लेकर, और अपने आइडियाज़ को, अपने पीस को और अपने हारमोनी को ऑल ओवर द वर्ल्ड स्प्रेड किया। ठीक है ना। चंद्रगुप्त मौर्य एंड द एम्पायर बिल्डर, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य का कैसे एम्पायर बढ़ा, कैसे फैला। ठीक है ना। अलेक्जेंडर सबसे फेमस ग्रीक कॉन्क्वायर अटैकर्स थे इंडिया के, मतलब इंडिया पे उन्होंने अटैक कर दिया था 326 BC में। जो नंदास थे वो रूलिंग कर रहे थे मगध में। ठीक है ना। इनके जो रूलर थे वो इतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं थे उस टाइम पे, लेकिन एडवांटेज तब हुआ जब हमारे एम्बिशियस यूथ आए, जिनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, जो काफ़ी ज़्यादा सक्सीड हुए और इन्होंने पूरी नंदा डायनेस्टी को चेंज करके रख दिया और फाउंडर बने मौर्यन डायनेस्टी के। ठीक है ना। इन्होंने अपनी गाइडलाइन के लिए मेंटर रखा जिसका नाम था ब्राह्मण कौटिल्य। ठीक है ना, और इसके ऑर्थर थे हमारे अर्थशास्त्र। ठीक है ना। और जो मौर्यन एम्पायर है वो सबसे पहला एम्पायर बना इंडियन हिस्ट्री का, जो सबसे ज़्यादा वाइड एम्पायर इन्होंने खड़ा किया था। ठीक है ना। अशोका की बात कर लेते हैं। सब जानते हैं अशोका के बारे में, नाटक भी आता था पहले हमारा। ठीक है ना। चंद्रगुप्त मौर्य के जो सक्सीसर आए वो बिंदुसार थे। ठीक है ना, और जो बिंदुसार का बेटा था वो अशोका था। उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा सक्सीड किया 273 BC में, और ये मौर्यन डायनेस्टी या मौर्यन रूल के सबसे ग्रेट एम्पायर बने अशोका। इनके पेरेंट्स भी थे, मतलब इनके पिता भी थे, इनके दादा भी थे, और उसके बाद ये भी आए। ठीक है ना। अशोका की इंस्क्रिप्शंस देखो, अशोका सबसे पहला किंग बना। ठीक है ना, ये संसार में अपनी मतलब किंग को लेके काफ़ी ज़्यादा फेमस थे, अपने इंस्क्रिप्शंस को काफ़ी ज़्यादा, अपने सब्जेक्ट्स को लेके काफ़ी ज़्यादा फेमस थे। ठीक है, इन्होंने एक मैसेज फैलाया। जो इंस्क्रिप्शंस थे, ठीक है, वो इनके रॉक्स वगैरह पे, पिलर वगैरह पे आराम से देखे जा सकते थे। ठीक है ना। इनका एम्पायर बहुत बड़ा था। ठीक है ना। और ये क्या करते थे, ये काफ़ी सारी चीज़ें हाईवे वगैरह पे लगा दिया कर, जिससे कि पिलर्स वगैरह हाईवे पे लगा देते थे, जिससे कि लोग उनको पढ़ पाए। ठीक है ना। इन्होंने एक ब्राह्मी स्क्रिप्ट लिखवाई थी। ठीक है ना, जो कि इंडिया में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुई, बट नॉर्थ वेस्टर्न में ये करश थी
खरोष्टी लिखी स्क्रिप्ट गई, जो कि और अफगानिस्तान में लिखी गई थी अरामिक, ठीक है ना, और ग्रीक स्क्रिप्ट लिखी गई थी। जो कॉमन लैंग्वेज थी उस टाइम पर, ठीक है ना, वो हमारी बाहर निकल कर आ रही थी। जो इंस्क्रिप्शंस थे वो काफ़ी ज़्यादा इंडिकेट करते थे अशोका की थिंकिंग को, अशोका के इंटरेस्ट को, ठीक है, कि उनका क्या क्या सुझाव है, क्या क्या रुझाव है। ये जो इंस्क्रिप्शंस थे ये पॉलिसी बताते हैं हमारे अशोका की, ठीक है ना। अब कलिंगा वार, कलिंगा वार 261 बीसी में हुआ था। अशोका जो है वो इस वॉर में विजय प्राप्त हुई थी उनको, ठीक है ना, लेकिन विजय प्राप्त होने के बाद उन्होंने इन सारी चीज़ों से रिज़ाइन कर दिया था। ठीक, कलिंगा वॉर ने इनकी पूरी लाइफ बदल दी थी। एक इनकी लाइफ का एक मेन इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट है, ठीक है ना, जो कि सबको दहला देता है, क्योंकि उस टाइम पे जो वार हुआ था वो वार बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर था, बहुत ही ज़्यादा डेंजरस था। उस टाइम पे बहुत सारे यंगस्टर, सेना, वॉरियर्स, लीडर्स, सब लोग मर चुका था, ठीक है ना, लेकिन ये वार जीत गए थे। हर जगह खून ही खून, इनके मरे हुए सोल्जर्स वही सब दिख रहा था। उसके बाद जो वुमेन्स थी वो क्राई करती थी, उनके बच्चे लोग क्राई करते थे कि उनके हस्बैंड्स चले गए, उनके फादर्स चले गए, इसलिए उसके बाद इन्होंने वार करना बंद कर दिया, ठीक है ना। तो काफ़ी ज़्यादा लोगों को जो तकलीफ़ हुआ उससे अशोका दहल गए थे, ठीक है ना। उसके बाद इन्होंने वो सारी चीज़ें वहाँ पर स्टॉप कर दी, वॉर स्टॉप करा दिया, ठीक है ना। और सबके लिए, उसके बाद सबके लिए इन्होंने एक मैसेज भिजवाया था जो कि प्यार का था, शांति का था और भाईचारे का था। ये उस टाइम के खुद ही एक ऐसे राजा बने जिन्होंने पूरे मतलब वर्ल्ड की हिस्ट्री पे अपना नाम लिख डाला था, ठीक है ना। इनका एम्पायर सबसे बड़ा था, इनकी आर्मी सबसे बड़ी थी, ये सबसे इंटेलिजेंट थे और इन्होंने जो काम करे वो भी प्राइसलेस थे, ठीक है ना। तो अशोका उस टाइम पे जाने लगे नए नाम से, जिसे बोला जाता है अशोका द ग्रेट। अशोका का धर्म, ठीक है ना। कलिंगा वार होने के बाद अशोका ने एक धर्म को अपना लिया था जिसका नाम था बुद्धिज्म, ठीक है ना। वो बुद्धिज्म के फॉलोअर बन गए थे। उसके बाद उन्होंने फिजिकल कॉन्क्वेस्ट करना स्टॉप कर दिया था, ठीक है ना। जो पॉलिसीज़ थी वो हमारी कल्चरल कॉन्क्वेस्ट की हुआ करती थी। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा पॉलिसीज़ बनाई जिससे शांति रह पाए, वेलफेयर रह पाए, लोगों का कल्याण हो पाए, ठीक है ना, जिसे ये धर्म बोला करते थे। प्राकृत वर्ग में धर्म को बोला ये जो प्राकृत वर्ड का मतलब होता है वो होता है धर्म संस्कृत में, ठीक है ना। जो धर्म है वो हमारा सिर्फ इसी पर बेस नहीं होता कि पर्टिकुलर रीजन है या पर्टिकुलर किसी कास्ट के लोग हैं, ठीक है ना। इसको काफ़ी ज़्यादा कोडेड किया जाता है कि लोगों की प्रमोटिंग हो, सोशल भी हो, मॉरल भी हो, ठीक है ना। जो अशोका है वो ये चाहते थे कि ये जो उनका डिसीज़न है, जो वो मैसेज पहुंचाना चाहते हैं वो हर जगह पहुंचे, उनका सब्जेक्ट हर जगह पहुंचे, ठीक है ना। और उनका जो एम था वो उनका मरते सांस तक चलता रहा, ठीक है ना। उनकी आत्मा ही चाहती थी कि हर जगह ये धर्म वाला मैसेज क्या हो, आपका स्प्रेड हो, ठीक है ना। धर्म ने काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को क्या किया, पढ़ाया, मतलब एक्सटर्नल वैल्यूज़ क्या होते हैं, रिस्पेक्ट एल्डर्स, कंपैशन, एनिमल्स को प्यार करो, चैरिटी दो, लोगों का कल्याण करो, अहिंसा करो, मतलब अहिंसा होनी चाहिए, किसी को मारो नहीं, पीटो नहीं, सब प्यार से रहो। ये सारी चीज़ें उनके अंदर थी और वो इसी सारी चीज़ों को स्प्रेड करना चाहते थे, ठीक है ना। कुछ स्टेप्स लिए थे अशोका ने अपने धर्मा को या धर्म को फैलाने के लिए, वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। देखो, धर्म के बेस पर कुछ स्टेप्स लिए गए थे। अशोका ने अडॉप्ट कर लिया था पूरा रोल, ठीक है ना। इसकी वजह से वो फादर कहलाने लगे थे, मतलब उनको इन सब्जेक्ट के लिए पूछा जाता था, ठीक है ना। उसके बाद उन्होंने देखा ये जो सब्जेक्ट है उनका, वो उनके बच्चे स्प्रेड कर रहे हैं, ठीक है ना। वो काफ़ी ज़्यादा खुश हुए। इन्होंने कुछ अपने ऑफिसर्स भी लगाए जो क्या करें, जो कि लोगों का ध्यान रखें, और स्पेशल ऑफिसर्स अपॉइंट किए गए जो कि धर्मा महामात्य के नाम से जाने जाते थे और उनके इस मैसेज को स्प्रेड करते थे ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है ना। जो धर्मा के सब्जेक्ट्स हुआ करते थे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, ठीक है ना। उसमें उनके वास्ट एम्पायर के बारे में डिस्क्रिप्शन हुआ करता था, ठीक है। उसके बाद, ठीक है ना, उसके बाद उनके जो इंस्क्रिप्शंस थे, जो पिलर्स वगैरह वो बनवाते उन पे अपने सारे प्रिंसिपल जो धर्मा के होते थे उन पर लिखवाया करते थे, अपने रॉक्स पे, अपने पिलर्स पे। उसके अलावा भी उन्होंने मैसेज भी भिजवाया, अपने आइडियाज़ लोगों के साथ शेयर करे, कंट्रीज़ में, इंडिया में, हर जगह, जैसे सीरिया, इजिप्ट, ग्रीस, श्रीलंका, इन सब जगह पर करे थे। कुछ ऑब्जेक्टिव थे अशोका के धर्म के, जिससे कि हमारा सोशल ऑर्डर, हारमोनी लोगों के अंदर ये अच्छा हो पाए, ठीक है ना। उसके बाद अशोका जो है
वो हमारे धर्मा के प्रिंसिपल को काफ़ी ज़्यादा मानते थे, काफ़ी ज़्यादा फॉलो करते थे, ठीक है ना। उसके बाद उनका जो पर्सनल रिलीजन हो गया था वो बुद्धिज्म हो चुका था, ठीक है ना। उसके बाद उन्होंने मतलब वो किसी पर जानबूझकर इम्पोज नहीं करते थे बुद्धिज्म रिलीजन को, जिसे फॉलो करना है वो करे, जिसे नहीं करना कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। जो फॉलोअर्स थे वो टॉलरेंट रिलीजन पॉलिसी को लेकर आते थे, ठीक है ना। काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को प्रमोट करते थे और एक्टिविटीज़ उनकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती थी, जैसे बिल्डिंग्स, रोड्स, इन सबको कुएं बनवाना, ठीक है ना। और घर में ही रेस्ट हाउसेस वगैरह। उसके अलावा वो काफ़ी ज़्यादा दवाइयाँ, ट्रीटमेंट्स और एनिमल्स, इन सबको अच्छी तरीके से ट्रीट किया करते थे, ठीक है ना। अब अशोका प्लेज इन हिस्ट्री, अशोका ने हिस्ट्री में कैसे अपना नाम दर्ज कर पाया। जो अशोका थे, ठीक है, वो हमारे सबसे ग्रेटेस्ट रूलर थे अभी तक के, ठीक है ना। उनका जितना नाम किसी ने नहीं कमा पाया अभी तक, ठीक है ना। ये सबसे पहले रूलर बने थे, ठीक है ना, जिन्होंने फिजिकल कॉन्क्वेस्ट करके, वार करके अपने सारी ज़मीन को, ऑल ओवर इंडिया को अपने कंट्रोल के अंदर कर लिया था। वो जीत गए थे। उसके बाद भी उन्होंने धर्म विजय का महामंत्र सब लोगों के अंदर स्प्रेड किया। जो बुद्धिस्ट हुआ करते थे उनका जो बेटा था वो था महेंद्र, ठीक है ना। और उनकी जो डॉक्टर थी वो थी संघमित्रा। ये अशोका के बच्चे थे, ठीक है ना, ठीक है ना। उसके बाद ये लोग श्रीलंका पहुंचे। श्रीलंका में इन्होंने बुद्धिज्म रिलीजन को फैलाया, ठीक है ना। उसके बाद इन्होंने काफ़ी सारे और भी रिसोर्सेज थे और भी ज़्यादा आर्मी थी, ठीक है ना। उन्होंने वार के लिए, मतलब फिर लड़ाई के लिए कभी दोबारा खड़ा नहीं करा, ठीक है ना। इस तरह से माना जाए तो अशोका जो थे वो हमारी जनरेशन के लिए एक, कहना चाहिए, एक मतलब इंस्पिरेशंस हैं, ठीक है ना। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मॉरियंस, मॉरियन का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। देखो, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क था रूल करना इतने बड़े एम्पायर पर, बट चंद्रगुप्त मौर्य ने उसको भी बहुत अच्छे तरह से गाइडलाइन देकर उसको कंट्रोल कर रखा था। जो एम्पायर था वो फाइनल डिसीजन मेकर, मतलब जो भी एम्परर था वो फाइनल डिसीजन तब लेते थे जब अपने सारे मिनिस्टर असाइन किए गए थे, जो भी उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उनकी राय लेकर ही वो किसी डिसीजन को हायर करते थे, ठीक है ना। जो एम्पायर था वो हमारा डिवाइड था नंबर ऑफ प्रोविंसेस में, ठीक है ना। और उस प्रोविंसेस के अंदर और हर प्लेस के अंदर एक प्रिंस ऑफ रॉयल फैमिली का एक आदमी रखा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ट्रस्टेबल हुआ करता था, ठीक है ना। और वो एम्पायर का भी काफ़ी रॉयल हुआ करता था, ईमानदार हुआ करता था, ठीक है ना। पाटलिपुत्र और कौशाम्बी, उज्जैन, तक्षशिला, ये सबसे इम्पोर्टेंट सिटी थे उस टाइम पे मौर्यन एम्पायर के, ठीक है ना। उसके बाद अर्थशास्त्र, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द पाटलिपुत्र जब आया तो जो कैपिटल था मौर्यंस का, उसको दोबारा से मैनेज किया गया बाय द 6 कम्युनिटीज, ठीक है ना। ये जो कम्युनिटीज थी इनको देखते थे, देखा जाता था जैसे सैनिटाइजेशन सिस्टम ठीक है, केयर ऑफ द फॉरनर्स, रजिस्ट्रेशन ऑफ द बर्थ एंड डेथ, रेगुलेशन ऑफ द वेट्स मेजर्स, ठीक है ना। और नोटिस किया जाता था इश्यूज को जो उस टाइम पर आ रहे थे, क्या क्या लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है ना। कमिटीज बना रही हूँ, कमिटीज का प्रॉब्लम क्या है प्रोबेबली, और जो भी प्रॉब्लम्स होती थी टाउन्स वगैरह में, ठीक है ना, उन्हें प्रॉपर तरीके से मैनेज किया करते थे, ठीक है ना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो था वो स्ट्राइकिंग था चंद्रगुप्त के टाइम पर, ठीक है ना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फीचर्स थे वो हम बताने वाले हैं एडमिनिस्ट्रेशन के। यहाँ पर देखो, मेंटेनेंस रहता था उसकी आर्मी का। इतनी बड़ी लैंड होने के बाद भी इतनी बड़ी आर्मी को सेटल डाउन करना, डेट वॉज अ बिग टास्क, सीरियसली डेट वॉज अ बिग टास्क, ठीक है ना। जो आर्मी थी वो कंप्राइज थी, मतलब उसके बहुत सारे गुण थे, उनके पास हथियार थे, उनके पास बहुत अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजीज थी, एलिफेंट्स थे लड़ने के लिए। और जो हमारे रोमन के राइटर है प्लेनी, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर थे, और ये बताते हैं कि 6 लाख इन्फेंट्री थी, 30,000 कैवलरी थी, 9,000 एलिफेंट हुआ करते थे, ठीक है ना। इसके बाद जो मौर्यन ने एक नेवी में मेंटेन करा, जो उनकी सारी डायरेक्शंस में फैली हुई थी, ठीक है ना। उसके बाद देखो चंद्रगुप्त ने कैसे एफोर्ड किया मतलब इतनी बड़ी आर्मी को। देखो, इतनी बड़ी आर्मी का रखने का मतलब ये है कि वो इकोनॉमिकली काफ़ी स्टेबल
स्टेबल था। ठीक है ना, ये स्टेट कंट्रोल किया कर, जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी थी उन पर इसका कंट्रोल अच्छे से हुआ। टैक्सेस लिया करता था। ठीक है ना, एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड कॉमर्स। ठीक है ना, स्टेट्स पे कंट्रोल तभी हो सकता है जब हम टैक्सेस लें। ठीक है ना, फिर माइनिंग, सेल्स ऑफ द लिक्विड, मैनुअर्स, मैन्युफैक्चर ऑफ द आर्मीज। ठीक है ना, ईटीसी, इन सारी चीज़ों से टैक्स वगैरह वो वसूला करता था। लेकिन इस टाइम पे जितनी पॉपुलेशन, जितना जो वर्कर था वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी था, उनका प्रोडक्शन बहुत हुआ करता था, इसलिए उनको टैक्सेस देने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होता था, इसलिए वो आराम से पे कर देते थे। ठीक है ना, काफ़ी ज़्यादा मनी हुआ करता था, रॉयल ट्रेजर्स हुआ करते थे। पाटलिपुत्र उस टाइप की कैपिटल थी। ठीक है ना, क्योंकि वो गंगा के किनारे थी, गंगा, गंडक रिवर, सोन रिवर। ठीक है ना, तो जो किंग थे यहाँ के, वो इन चारों डायरेक्शंस की वजह से काफ़ी ज़्यादा सहूलियत थी पाटलिपुत्र में। इसकी वजह से पाटलिपुत्र का एग्रीकल्चर भी बहुत अच्छा था, वहाँ ट्रेड एंड कॉमर्स भी बहुत अच्छा था। ठीक है ना, क्योंकि पाटलिपुत्र जिस रीजन पे था उस रीजन पे हमारे फिजिकल फीचर्स काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हुआ करते थे। ठीक है ना, एम्पायर्स, फिर उन्होंने रोड्स वगैरह वहाँ पे बनाना शुरू किया। ठीक है ना, जो भी सिस्टम था मतलब उसे बेटर करने की कोशिश करते रहे। उसके बाद द मॉडर्न आर्ट्स एंड द आर्किटेक्चर्स की बात करते हैं हम। ठीक है ना, देखो जो अशोका है उसका पर्सनल रिलीजन बुद्धिज्म था। ठीक है ना, उसने काफ़ी ज़्यादा स्तूपास, विहारास, ये सब कुछ उन्होंने बनवाए। ठीक है ना, कौन कौन से टाइप में बनवाए? मॉडर्न पीरियड में बनवाए। रॉक कट केव्स बनवाया करते थे। ठीक है ना, विहारास बनवाया करते। जो मॉडर्न पीरियड था वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। ठीक है ना, जो बेस्ट था वो था बराबर एंड द नगार्जुना। ठीक है ना, ये हमारी गंगा गया के पास था, जो कि बिहार में है। इसके अलावा एक यूनिक कंट्रीब्यूशन और था हमारा मॉरियंस का। ठीक है ना, जिसे कि हाईली पॉलिश किया जाता था अशोका के पिलर्स जो थे उनको। ठीक है ना, और इनको सिंगल स्टोन्स पे बनाया जाया करता था। ठीक है ना, इनकी शेप्ड और पॉलिश काफ़ी ज़्यादा शार्प और सुंदर हुआ करती थी। ठीक है ना, जो हेड हुआ करता था पिलर वगैरह को देखते थे या कैपिटल्स हुआ करते थे, उनको काफ़ी ज़्यादा फिगर आउट किया जाता था। ठीक है ना, जो पिलर्स थे उन पर ये लोग शेर बनाते थे। ठीक है ना, बुल बनाया करते थे, जिससे कि ये पता चले कि ये जो एम्पायर है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एम्पायर है। ठीक है, अब देखो डिक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर का डिक्लाइन कैसे हुआ? ठीक है ना, 50 साल के बाद जो अशोका थे वो मर गए। 232 बीसी में जो मौर्यन एम्पायर था वो डिसइंटीग्रेटेड, बट गया। ठीक है ना, उनके जो सक्सेसर्स आए अशोका के, वो इतना कैपेबल नहीं थे कि इतने वास्ट एम्पायर को कंट्रोल कर पाए। ठीक है ना, इसकी वजह से मौर्यन एम्पायर बिखर गया। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा प्रोविंसेस थी वो आपस में टूट गई। ठीक है ना, उनके पास ज़्यादा टैक्स नहीं हुआ करता था और ज़्यादा टैक्स कलेक्शन नहीं आया करता था। इतनी लंबी आर्मी को वो पे ऑफ नहीं कर पा रहे थे, संभाल नहीं पा रहे थे, मना नहीं पा रहे थे, जिसकी वजह से मौर्यंस का पूरा एम्पायर तितर फितर हो गया। ठीक है ना, मतलब पूरा ब्रेक डाउन हो गया। उसके बाद ये भीमाधस्त्र को मार दिया गया था, जो कि उनके कमांडर इन चीफ थे। पुष्यमित्रा सुनेगा, ये जो हमारे 185 बीसी में थे, ये हमारे मौर्यन एम्पायर मतलब लास्ट तक रहे थे। ठीक है ना, जो फाइनल वीकनेस था मौर्यन एम्पायर का वो यही रहा कि जो सीरीज थी फॉरेन इन्वेशन की, मतलब जो फॉरेन इन्वेशन आ रहे थे, लड़ रहे थे, आक्रमण कर रहे थे नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स पे, जो इंडो ग्रीक्स के थे, सकास के थे, पार्थियंस थे, कुशाना थे, इनको ये फेस ऑफ नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से मौर्यन एम्पायर पूरा ब्रेकडाउन हो गया। ठीक है ना, फिर इनका जो राज्य था उस पर इन लोगों ने कब्जा कर लिया। थैंक यू, बाय।